तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो बच्चों में होता था ह्यूमरस का। अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो कहीं ना कहीं रिलेट है उसके कॉम्प्लिकेशन से। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली होती हैं। तो पहली चीज़ हमने देखा था कि आई आपकी आर्टरी हो सकती है, आपकी वेन है, नर्व है, ये सब इंजर्ड हो सकती हैं। तो 3 तरह की कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है हमको। पहली होती है कि एक तो एट द टाइम जब भी फ्रैक्चर हुआ उसी टाइम, मतलब हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर आपको कॉम्प्लिकेशन मिल जाए। एक होती है अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अर्ली से मतलब कि आपका फ्रैक्चर हुआ उसके बाद से 2 या 3 दिन के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही। और तीसरी होती है आपकी लेट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि फ्रैक्चर्स के होने से हुआ आपका उसके कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीनों बाद तक आपको क्या कॉम्प्लिकेशन आई। तो 3 तरह की कॉम्प्लिकेशन। पहले हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर पे। तो क्या हो सकती है। पहली चीज़ हो सकती है कि आपकी या तो ब्रेकियल आर्टरी इंजरी हो जाए या फिर आपकी नर्व की इंजरी हो जाए। यदि आपकी आर्टरी की इंजरी हो रही है तो वो एसोसिएटेड होगी किससे, वो किस चीज़ की वजह से हुई, क्योंकि जो आपका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ है उसका जो शार्प एंड है वो कहीं ना कहीं उस जो आपकी आर्टरी है उसको क्या कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया या उसको इंटरप्टेड कर दिया। अब डैमेज हुआ तो वो 2 डिपेंड करता है कि या तो आपकी पूरी की पूरी आर्टरी डिस्टर्ब हो गई या फिर हो सकता है कि कुछ प्रेशर अकेला अप्लाई हुआ उसकी वजह से। जैसे ये आर्टरी थी और ये आपका जो फ्रेगमेंट था वो ब्रेक हुआ और उसने सिर्फ उसको प्रेस किया, और एक है कि पूरा ब्रेक कर दिया उसने। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अफेक्ट ऑफ आर्टेरियल ऑक्लूजन। अब उसके इफेक्ट क्या होंगे कि भाई आर्टरी है, ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो ब्रेक हो गई, तो उस वाले आगे वाले पार्ट में क्या होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, साइड से क्या हो जाएंगे, कोलेटरल्स। कोलेटरल्स जानते होंगे आप। तो मोस्ट ऑफ कोलेटरल्स अराउंड द एल्बो टू कीप हैंड अलाइव। और वो कोलेटरल्स क्या करते हैं, आपके हैंड को अलाइव, मतलब उसको बनाए रखते हैं, उसकी जो ब्लड सप्लाई को। बट कुछ मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यदि उनमें ब्लड सप्लाई थोड़ी भी कम हो जाए तो उनमें क्या हो सकता है, इस्टेमिया हो सकता है। और वो क्या हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं फ्लेक्सर। कौन सी भी डिपार्टमेंट मसल होती हैं, वो फ्लेक्सर मसल्स में होती हैं, फोर आर्म की। और वो क्या होती हैं, उसमें इस्टेमिक डैमेज हो जाता है और लीड करती हैं, वो क्या होती हैं, उसको बोलते हैं अपन बॉकमैन इस्टेमिया। दूसरा अपना हो सकता है कि वही इंजरी है, तो आर्टरी की बात की, इमीडिएटली हो सकता है इमीडिएटली आपकी नर्व डैमेज हो जाए। तो मोस्ट कॉमनली आपकी मीडियन नर्व डैमेज होती है इसमें। रेडियल नर्व भी हो सकती है पर मोस्ट कॉमनली होती है मीडियन नर्व। अब आती है तो इमीडिएट में 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। दूसरा होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो जिसको हमने वर्ड दिया ना कि ये बॉकमैन इस्टेमिया ये हो सकता है, तो ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। इसको तो ये तुरंत नहीं होता है, मतलब इमीडिएट नहीं होता, ये कुछ टाइम मतलब 2 से 3 दिन के बाद हो सकता है। उसको नाम बोला था हमने क्या, कि आपकी जो आर्टरी है वो कंप्रेस हो गई, तो ब्लड सप्लाई वहाँ उस वाले पार्ट में कम हो गई और वहाँ वाली जो मसल्स थी वो क्या होती है, इस्टेमिक डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम बॉकमैन इस्टेमिया। दिस इज द इस्टेमिक इंजरी टू मसल एंड नर्व। आप दी कौन सी नर्व और मसल्स, वो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की। अब कौन से, वो भी फोर आर्म वाली, क्योंकि आगे वाली यहाँ तक तो ब्लड सप्लाई थी आपकी, जो आर्म वाला पार्ट था, फोर आर्म वाले पार्ट में नहीं थी। ड्यू टू द ऑक्लूजन क्या हुआ, वहाँ पर ब्लड सप्लाई आपकी जो हो रही थी, क्योंकि जो शार्प एंड था उसने उसको प्रेस कर दिया उस सप्लाई को। तो ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी बाय सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। अब इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आप बता सकते हैं कि क्या रीज़न। तो देखो बॉकमैन इस्टेमिया क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड सप्लाई आपकी कम हुई। कहाँ, फ्लेक्सर मसल जो आपके फोरआर्म की, एफ से फ्लेक्सर, एफ से फोरआर्म की मसल। और इन मसल की वजह से क्या हुआ आपका, जो कि सप्लाई किसके द्वारा होती थी, एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी, जो कि ब्रांच होती किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की। अब मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल कौन सी होती हैं, वो नाम भी है उनके, पूछा कोई नहीं है पर पता होना चाहिए, वो होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और आपकी मीडियल हाफ आती फ्लेक्सर डिजिटोरस प्रोफंडस। ये 2 मसल्स आपकी ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। द मसल इस्टेमिया लीड टू, और इस मसल इस्टेमिया की वजह से क्या हो जाता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है आपका। कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो पता ही होगा कि कंपार्टमेंट होता क्या है, एक पार्ट होता है मसल का, जहाँ पार्ट होता है आपकी जो भी अफेक्टेड पार्ट है, जिसमें आपकी नर्व, मसल, वेन सब होती हैं, वहाँ पर ब्लड सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वहाँ प्रेशर जनरेट हो जाता है बेसिकली। अब आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही, जैसे आपने बॉकमैन इस्टेमिया के बारे में पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली, उसको डायग्नोस कैसे करोगी कि हाँ भाई ये बॉकमैन इस्टेमिया ही हो गया है। तो पेशेंट जो है ना, वो आपको वहाँ तो नॉर्मल पेन है, यहाँ सीवियर पेन होता है उसको फोर आर्म में, और उसकी जो फिंगर्स होती हैं, वो बच्चा आएगा उसकी फिंगर क्या होती है, मूव नहीं करेंगे। और चाइल्ड नीडेड, उसको आपको पता है पेन को रिलीव करने के लिए ना हाई डोज एनाल्जेसिक लगेगा। नॉर्मल पेन तो चलो पेन किलर से ठीक हो जाता है, पर यहाँ आपको हाई डोज एनाल्जेसिक देना पड़ेगा। स्ट्रेच पेन होगा, स्वेलिंग होगी, नमनेस फील होगी उसकी फिंगर पे, टेंडरनेस होगी, प्रेसिंग जहाँ पर अब जो भी अफेक्टेड पार्ट है ना फोरआर्म मसल, वहाँ आपको टेंडरनेस फील होगी। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि वहाँ जो भी कंप्रेशन है या कोई भी आपका स्प्लिंट लगा है या एक्सटर्नल बैंडेज है उस एल्बो वाले रीजन में,
कि जो आपका जो फ्रेगमेंट पोर्शन है तो उसको आपको हटाना है, उसको रिमूव करना है। और फोरआर्म जो है उसको आपको क्या करना है, एलिवेट करना है और उस बच्चे को बोलना है कि वो बार बार फिंगर को क्या करे, मूव करे, ताकि ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे। तो वही लिखा है, फोरआर्म इज एलिवेटेड एंड इनकरेज टू मूव फिंगर्स। यदि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है 2 घंटे के अंदर तो आपको तुरंत क्या करना है, अर्जेंटली क्या करना है, डीकम्प्रेशन करना है। किसके द्वारा, फेसिकोटॉमी द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाता है। देन उसके बाद आती है हमारी तीसरी कॉम्प्लिकेशन, वो है आपकी लेट कॉम्प्लिकेशन। और लेट हमने बताया था कि फ्रैक्चर के कुछ हफ्तों से महीनों बाद ये होती है लेट। अब लेट में क्या हो सकता है कि एक तो पहली चीज़ हो सकती है आपकी माल यूनियन, मतलब आपका जो पार्ट था वो जुड़ा है पर प्रॉपर तरीके से, इम्प्रॉपर तरीके से जुड़ा है। अब माल यूनियन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ है, डिफॉर्मिटी जनरेट हुआ। मतलब जो पहले आपकी जो पूरा स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर बना हुआ था, तो आपका जो क्या हुआ वहाँ पर माल यूनियन हुआ और एक डिफॉर्मिटी हुई जिसको बोला आपने क्यूबिटस बैरस डिफॉर्मिटी, या उसको हम बोलते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बच्चे में क्या हो जाएगा, उसका हैंड आपको दूर से समझ में आ जाएगा, कॉस्मेटिक फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाती है, देखने में सही नहीं लगेगा। अब ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, यदि वो बहुत बुरी तरह से डिफॉर्म हुआ है तो आपको फिर करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी, उस जो बोन वाले पोर्शन को उसको कट करना पड़ेगा आपको, जिसको बोलते हैं फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी। दूसरा कि मायोसाइटिस ओसिफिकेंस होता है एक अपना, मतलब क्या हो सकता है, एक्टोपिक, एक नई बोन का फॉर्मेशन हो जाए आपका, कहाँ पर, एल्बो के अराउंड, एल्बो जो जॉइंट है उसके अराउंड, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टिफनेस, मतलब आपका जॉइंट है वो मोबिलिटी ना शो करे। तीसरा अपना होता है कि और कॉम्प्लिकेशन वो होती है अपना बॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर्स। जो आपका बॉकमैन इस्चेमिया जो कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन बड़ा था अपना, उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई आपकी, तो समझ जाइए आपकी बॉकमैन इस्चेमिक इट इज़ द सिक्योलाग बॉकमैन इस्चेमिया। और जो आपका बॉकमैन इस्चेमिया ना उसका क्या है, सिक्योल है। इस्चेमिक मसल क्या होती हैं आपकी, धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती हैं बाय फाइब्रस टिश्यू द्वारा, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रॉ द रिस्ट एंड फिंगर इनटू फ्लेक्शन। इसकी वजह से आपकी जो फिंगर ऐसी रही जाती है, समझ रहे हैं आप, फ्लेक्शन में रही जाती है फिंगर, ड्रॉ द रिस्ट, और आपकी रिस्ट को इस टाइप से बना देती है। इफ़ देयर इज अ पेरिफेरल नर्व ऑल्सो अफेक्टेड, इसमें आपकी पेरिफेरल नर्व भी अफेक्टेड होती है। देयर विल बी उसकी वजह से क्या होता है आपका सेंसरी लॉस, मोटर पैरालिसिस, ये सब चीज़ें उससे एसोसिएट हो जाती हैं आपकी। अब जब भी आपका बॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर्स बनेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, मार्क एट्रोपी मिलेगी फोरआर्म में, फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी मिलेगी आपको रिस्ट फिंगर में, जो स्किन है जहाँ पर आपको डिफॉर्मिटी मिल रही है वो क्या होगी, ड्राई और स्केली मिलेगी आपको। अब एक होता है बॉकमैन साइन, ये भी पूछा जाता है कि है क्या ये हेल्प करता है आपको, डिसाइड करता है कि कॉज ऑफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर, क्या कॉज है उसके पीछे। ये ओनली कब होता है, ओनली व्हेन द रिस्ट इज फ्लेक्स, possible to extend the finger fully at the interphalangeus joint. On the extended the hand wrist, the finger get flexed at the IP joint. क्लियर। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस केसेस में आपको, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक तो यदि आपकी माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ दी कॉन्ट्रैक्टेड मसल यूजिंग टर्नबकल स्प्लिंट। यदि मॉडरेट है तो आपको सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन करना है, और आपको सीवियर डिफॉर्मिटी है तो आपको बोन ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे आपको शॉर्टनिंग करनी पड़ेगी फोरआर्म की बोन की, या कार्पल बोन एक्ससीजन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको।